Hello students, welcome back again to social science class of class 10th. This is the third and final part of globalization and the Indian economy of class 10th. Let's begin. Our topic is World Trade Organization. What do you mean by World Trade Organization? जिसे आप WTO भी कहते हैं. WTO is World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है WTO को. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा संगठन है विच इज़ इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वर्ल्ड ट्रेड. यह ऐसा संगठन है जिससे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार काफ़ी बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से. इसका एम क्या है आपका WTO का? व्हाट इज़ द एम ऑफ WTO? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें छूट देना. टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बाय अलाउइंग फ्री ट्रेड फॉर ऑल, ताकि कोई भी कंट्री दूसरे देश में फ्री ट्रेड कर सके. तो इसमें लगभग आपके कितने देश थे? आपके 164 कंट्रीज थी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, मेंबर्स थे WTO के. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 164 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी. सेकंड पॉइंट है आपका इसमें टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना ऑफ द वर्ल्ड इन एन ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, यानी कि एक सा यूनिफॉर्म तरीके से, और जो टैक्स लगता था टैक्स को हटा करके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था दूसरे देशों में. और थर्ड क्या आपका रिमूवल ऑफ बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन. जो पहले टैक्स लगता था इंपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स, उस पर भी छूट देना था या उसको हटा देना था, जिससे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन था एम ग्लोबलाइजेशन के लिए. व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ WTO? इट इज़ डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो विकसित राष्ट्र थे या विकसित देश थे उनका पूरा वर्चस्व था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में. तो पहला आपका ड्रॉबैक है. इट इज़ यूज बाय डेवलप्ड कंट्री, जैसे पहला पॉइंट बताया आपको कि ये डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता था टू सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए इन एरियाज़ दैट आर नॉट डायरेक्टली टू ट्रेड. ऐसे जो देश थे जिसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया जा सकता था, उसको उसमें ट्रेड करने के लिए आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया. अब इसका आता है आपका इम्पैक्ट क्या है. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? ग्लोबलाइजेशन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कुछ इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव, दोनों एस्पेक्ट्स इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कम्पिटिटिव प्राइस एंड हैंस रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो कंज्यूमर है उनके पास गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स पहुंचने लगे, साथ साथ जो कम्पिटिटिव प्राइसेस है यानी कि लो प्राइस में कंज्यूमर के पास गुड्स अवेलेबल होने लग गए, उनकी जो गुणवत्ता थी गुड्स की वो भी बढ़ने लग गई, और जो प्राइसेस थे गुड्स के वो भी काफ़ी कम थे, जिससे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगा. साथ ही आपका MNCs हैव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जो MNCs थी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उन्होंने भी भारत पे अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी इंक्रीज आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा. टॉप इंडियन कंपनीज इमर्ज एज मल्टीनेशनल. जो टॉप इंडस्ट्रियल कंपनीज थी वो भी MNCs में काफ़ी परिवर्तित हो गए. जैसे इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, उसमें टाटा है, टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज थी. सेकंड आपका इन्फोसिस लिख सकते हो आप, इन्फोसिस IT सेक्टर में, इन्फोसिस IT सेक्टर का. इसके बाद रैनबैक्सी, ये सारी MNCs, रैनबैक्सी हो गया आपका, ये मेडिसिन के क्षेत्र में था. इसी प्रकार से और भी कंपनी जैसे एशियन पेंट्स है, पेंट्स कंपनीज, राइट. ये सारी MNCs जो आपकी डेवलप होने लगी, टॉप इंडियन कंपनीज ये मल्टीनेशनल कंपनी में डेवलप होने लग गई. अगला पॉइंट है क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज. ये मैंने आपको अभी समझाया.
क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कंपनीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर में भी इसको सर्विस प्रोवाइड कराई गई। फिर कोलैबोरेशन है आपका, यानी कि फॉरेन कंपटीशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ और जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर को भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलने लग गई, जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं आपके। इंडियन इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। जो इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको किसका सामना करना पड़ा? ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन यानी कि जो आपके पढ़े लिखे लोग होते थे, अच्छे क्वालिफाइड लोग होते थे, विदेशों में जा कर के नौकरी करने लग गए, जिससे देश को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरा पॉइंट है आपका, ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेल टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जो ग्लोबलाइजेशन इसमें सफल नहीं हो पाया बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में। कॉटन फार्म सब्सिडी, जो फार्म सब्सिडी मिलती थी, उसमें भी कट ऑफ किया गया। और जो छोटे छोटे उद्योग थे या इंडस्ट्रीज थी, वो भी बंद होने लग गई। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये भी बंद होगी। धोती, कुर्ता, मटका, ये सारी छोटी छोटी जो आपके बिजनेस थे, ये भी आपके धीरे धीरे बंद होने लग गए। धोती, मटका जो हम लेते थे, ये सारे छोटे छोटे उद्योग थे, सारे धंधे बंद होने लगे, बिजनेस आपके बंद होने लग गए, ऐसी कंपनीज। नाउ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए? पहला आपका आता है इसमें, गवर्नमेंट कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स। दे हैव सेट अप इंडस्ट्रियल जोन्स। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार ने किया आपका जो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो SEZ क्या आपका? SEZ हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया गया, जिससे जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। और साथ ही साथ ऐसी कंपनीज जो अपना प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में लगाएंगे, तो उनको जो इनिशियली यानी कि शुरू के जो 5 साल थे, उसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। कोई टैक्स इनमें नहीं लगेगा शुरू के 5 साल में। Companies who set up production units in the SEZ do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. साथ ही गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ। लेबर लॉ में भी काफ़ी इन्होंने लचीलापन लाया। एंड द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट। और ऐसी कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती थी, उनको कुछ रूल्स ओबे करने पड़ते थे WTO के, जिसका जो एम होता था कि जो आपके वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस पे जो हम वर्कर्स को हायर करते थे, उसके बजाय क्या करने लगे कि आपके टेम्प्रेरी वर्कर से ये काम लेने लगे। कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए हायर करने लगे। व्हेन देयर इज़ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। कब? जब ज़्यादा वर्क का प्रेशर होता था, तो वर्कर्स को हायर किया जाता था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर, जिससे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, लेबर की जो लागत होती थी, वो कम हो जाए कंपनी की। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। राइजिंग कंपनीज एंड अनसर्टेन वर्कर्स। राइजिंग कंपटीशन बढ़ने लगा, जिससे आपकी जो रोजगार में अनिश्चितता आने लगी। ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स एंड आल्सो द लोकल प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ, जो आपका प्रेशर था कंपटीशन का, वो भी काफ़ी बढ़ने लग गया। जो वर्कर्स के लाइफ्स पे भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित हुए इससे। वर्कर्स आर नॉट गेटिंग द जॉब
securing and the local producers are not able to roll with the technology adopted by the MNCs. जो वर्कर्स थे उनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता था, नॉट गेटिंग द जॉब सिक्योरिटी, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि इनको हायर किया जाता था। साथ ही साथ जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, या जो टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे जो MNCs फॉलो करती थी, तो इनको भी काफ़ी इसमें नुकसान होने लगा। मैनी ऑफ द लोकल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैव बीन शट डाउन। कई ऐसी लोकल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी जो बंद हो गई या फिर बंद होने के कगार पे पहुंच गई थी, शट डाउन, एंड मैनी आर सपोज टू बी शट डाउन इन द नियर फर्दर, वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर अभी समझाया। लास्ट पॉइंट इसका, वर्कर्स आर आल्सो नॉट गेटिंग द रेगुलर वर्क। वर्कर्स को भी रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता था, एज दे आर हायर्ड ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस, उनको टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया जाता था। वर्कर्स नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर, यानी कि वर्कर्स को जो पहले जो सुविधाएं मिलती थी, बेनिफिट्स मिलता था या प्रोटेक्शंस मिलता था, वो अब उनको नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हायर किया जाता था। पहले उनको रेगुलर बेस पे रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनको हायर करने लगा जाने लगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन हो गया था उनके लिए। लास्ट पॉइंट है इसका, हाउ गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल फॉर टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर टू ऑल। किस प्रकार से गवर्नमेंट ने अपना मेजर रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए? इट इंश्योर दैट पॉलिसी सच एज लेबर लॉ आर स्ट्रिक्टली फॉलो। पहला पॉइंट ये है आपका, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसी नीतियाँ लाई जिससे जो आपका लेबर लॉ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाने लगा फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन, एंड टू रिमूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। इट निगोशिएट विद द WTO से भी निगोशिएट किया गया टू इंश्योर फेयर रूल्स एंड कंसेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कुछ छूट दिया जाना चाहिए। WTO के साथ ऐसा निगोशिएशन किया गया। द गवर्नमेंट कैन आल्सो यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? साथ ही साथ ट्रेड बैरियर या फिर इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए। गवर्नमेंट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो दूसरे विकासशील देश थे उनका भी सहयोग लिया with similar interest to fight against the authority of developed countries in the WTO। जो WTO के मेंबर्स कंट्रीज थी, जो अथॉरिटीज़ थी, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी साथ लिया। क्लियर? वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।